नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे उन बड़ी खबरों की जिसका सीधा जनता से ताल्लुक होता है। आज की सियासत में उठापटक के बीच योगी सरकार की बड़ी कैबिनेट में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, तो वही जिस विपक्षी एकता का बीड़ा उठाए नीतीश कुमार फिलहाल चल रहे हैं, हर गुजरते दिन के साथ उसमें दरार बढ़ती हुई नजर आ रही है। विपक्षी एकता के बीच रार सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचा रही है और प्रचंड जीत का लक्ष्य लिए भाजपा 24 की रेस से कई सांसदों को बाहर का रास्ता भी दिखा सकती है। तो जहां एक तरफ राजनीति अपने उफान पर है, तो उससे कहीं ज्यादा भूचाल 17 नगर निगमों में है। कर्ज के बोझ तले दबी नगर निगम अब टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब पर असर डाल रही है। आज इन 4 खबरों पर बात होगी, तो चलिए अब बात करेंगे 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, वो भी विस्तार से। तो देखिए, यूपी की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक लोक भवन में हुई, जिसमें 17 प्रस्ताव पर सहमति बनी है और कैबिनेट से बिजली की किल्लत दूर करने वाला प्रस्ताव भी पास हो गया है। एनटीपीसी को ओबरा में 800 मेगावाट के 2 प्लांट लगाने की मंजूरी मिली है, जिसका नाम ओबरा डी होगा, जो कि 500 एकड़ में बनेगा। तो वही कुशीनगर में नई जेल के निर्माण के लिए जमीन देने के प्रस्ताव पर मुहर लगी और 1000 से ज्यादा बंदियों की क्षमता वाली नई जेल होगी और मिशन वात्सल्य योजना को भी मंजूरी दे दी गई है। बाल संरक्षण योजना का नाम परिवर्तित करके वात्सल्य योजना किया गया है। था उस पर मुहर लग गई है और अब यह प्रस्ताव भी पास हो चुका है। रुक करते हैं गौरव का इस खबर पर, जो लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए गौरव, आज कुल कैबिनेट बैठक के दौरान 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कुछ प्रस्ताव तो हमने अपने दर्शकों को बताए हैं और समझाए भी हैं, लेकिन उसके अलावा और कौन कौन से प्रस्ताव है गौरव जिस पर आज मुहर लगी है? देखिए मुस्कान, प्रस्ताव बहुत अहम है। वहाँ पर प्रस्ताव कई प्रस्ताव ऐसे हैं जो आने वाले समय में प्रदेश की जो दशा है उसको सुधारते नजर आएंगे। खासतौर पर बिजली किल्लत को देखते हुए जहाँ पर 800 मेगावाट के यहाँ पर जो पावर प्लांट लगाने की बात की गई है, वो निश्चित रूप से यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम है आने वाले समय में बिजली की व्यवस्थाओं को देखते हुए। क्योंकि भी हमने देखा है कि गर्मी के समय में जिस तरह से हाहाकार मचा हुआ था, जमकर कटौती हो रही थी, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो योगी सरकार को आरोपित कर रहा था और उन पर हमला बोल रहा था। तो निश्चित रूप से यहाँ पर समय जरूर लगेगा। 56 महीने का और 50 महीने का यहाँ पर समय दिया गया है। लगभग 4 साल यहाँ पर प्लांट लगने में लगेंगे। 18,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं, पर निश्चित रूप से सोनभद्र के माध्यम से, ओबरा के माध्यम से, ओबरा डी के माध्यम से जो प्रदेशवासी हैं उनकी जो बिजली की समस्या है उसका समाधान हो सकेगा। इसके अलावा मुस्कान, जो एक अलग बात और है कि यहाँ पर जो सिंचाई और जल विभाग है, वहाँ पर जो सष्टम नियमावली है उसको यह मंजूरी दे दी गई। उस नियमावली के तहत जो पदोन्नति पहले इस विभाग में केवल 25 साल पे होती थी, अब उसकी पदोन्नति की जो अवधि है सेवा काल की, वो अवधि को यहाँ 25 साल से घटाकर 22 साल कर दिया गया है। मेन प्रस्ताव यहाँ पर ये भी पास हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मिर्जापुर में बिंदवासिनी कॉरिडोर, उसको बेहतर तरीके से काशी कॉरिडोर की तरह और अच्छे बेहतरीकरण के माध्यम से, ध्वस्तीकरण के माध्यम से बेहतर करने का यहाँ प्रयास किया जाएगा। इसके अगर आपने बात की, जो आपने पहले बताया है, कुशीनगर की बात, जेल की बात करें, इसी तर्ज पर हाथरस में भी 164 करोड़ की जो व्यवस्था के साथ वहाँ पर हाथरस में भी बड़ी जेल का वहाँ पर स्थान होगा और वहाँ पर भी जो कारागार है उसको बेहतर तरीके से बड़ा किया जाएगा, जिससे आम लोगों को
जो वहाँ पर कैदी जाएंगे उनकी क्षमता भी बढ़ेगी और विलरीकरण के माध्यम से तो तमाम सुविधाएं जो वहाँ पर रहेंगी। जो हमेशा आरोप लगाए जाते रहे प्रशासन पर, कारागार प्रशासन पर कि वहाँ पर सुविधाएं नहीं मिलती है, परेशान रहते हैं, बीमार भी वहाँ पर हो जाते हैं, तो तमाम सुविधाएं उनको तजवीज़ किया जाएगा। इसके ठीक है, अलावा देखिए जो गौरव, महत्वपूर्ण बाल फैसला है वो ये संरक्षण है योजना कि जो का नाम सरकार की बाल परिवर्तित संरक्षण करके योजना थी, उसको वात्सल्य योजना जो है वो कर दिया गया है। तो क्या सिर्फ नाम ही बदला गया है या फिर जो योजना है उसमें भी कुछ संशोधन किया गया है? देखिए ये प्रस्ताव था, यहाँ प्रस्ताव के माध्यम से बाल संरक्षण योजना को यहाँ पर वात्सल योजना लाया गया है। तो वात्सल योजना के माध्यम से सबसे महत्वपूर्ण बात है मुस्कान कि जो विधि विरुद्ध जो बच्चे हैं जिन्होंने विधि विरुद्ध कार्य किया गया है और बाल सुधार गृह में वो हैं, उनको यहाँ पर पुनर्वास किया जाएगा, उनको दोबारा उनको स्थापित किया जाएगा। अगर वो रोजगार जुड़ना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं तो तमाम तरह की सुविधाएं उनको दी जाएंगी और उनके जो उनका एक विधि विरुद्ध उन्होंने काम किए हैं उस कामों से उनको दूर करने का प्रयास भी किया जाएगा। उनकी मानसिकता को बदला जाएगा, विचारों को बदला जाएगा और रोजगार के क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाया जाएगा। इस तरह से वात्सल्य योजना है जो सरकार यहाँ पर लेके आई है मुस्कान। देखिए गौरव, वैसे तो सभी 17 प्रस्ताव काफी अहम हो जाते हैं जिस पर आज मुहर लगी है और कैबिनेट बैठक में पास किया गया है 17 प्रस्ताव को। लेकिन गौरव, वो बड़े प्रस्ताव कौन से थे जो सीधा जनता से जुड़े हुए थे, जिसको लागू होने का सीधा फायदा जनता को मिलेगा? देखिए मुस्कान, यहाँ पर अगर प्रस्ताव की बात करें तो जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव मैंने आपको बताया कि सोनभद्र के ओबरा में ओबराडी वहाँ पर 800 मेगावाट के प्लांट बनेंगे, 56 महीने का वहाँ प्रोजेक्ट है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो चित्रकूट के जो रानीपुर है वहाँ पर जो टाइगर रिजर्व है उसको बेहतर तरीके से उसको बेहतर किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा, उसको विकसित किया जाएगा, तो पर्यटन के क्षेत्र में भी लाभ मिलेगा और आम जनता वहाँ पर रानीपुर टाइगर रिजर्व है वहाँ जा सकेगी। और जो हम लगातार देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चूँकि एक अलग प्रकार से जो विकसित किया जा रहा है रिजर्वों को, उसी तरह से यहाँ पर चित्रकूट में भी योगी सरकार रानीपुर टाइगर रिजर्व को यहाँ पर बेहतर करने का यहाँ प्रयास करती नजर आ रही है। इसके अलावा मैंने आपको बताया वात्सल्य योजना भी, ये भी जो मामला है ये भी आम जनता से जुड़ा हुआ मामला है और यहाँ पर निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनके यहाँ पर जो कैरियर जो खराब हुआ है विरुद्ध कार्य करते उनको भी यहाँ पर संवारा जा सकेगा। इसके अलावा जो काशी कॉरिडोर की तर्ज पर यहाँ पर मिर्जापुर में बिनवासी कॉरिडोर है उसको भी यहाँ पर बेहतर तरीके से विकसित किया जाएगा। तो तमाम प्रोजेक्ट है मुस्कान जो है जनता जुड़े हुए हैं वो आने वाले समय में एक अलग रूपरेखा रखेंगे। इसके अलावा मैंने आपको सस्टम नियमावली के तहत यहाँ पर सिंचाई जल विभाग का भी मैंने बताया है कि पदोन्नति में भी सेवा काल को 25 से घटाकर 22 साल कर दिया गया मुस्कान। ठीक है, धन्यवाद गौरव इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आज जो है बैठक में 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी है जिसमें बिजली की किल्लत से जो लगातार प्रदेश की जनता बेहाल थी, बिजली की कटौती को लेकर परेशान थी, अब उस पर भी लगाम लगाने की तैयारी है। और इस प्रस्ताव में जो बिजली की किल्लत से जनता जूझ रही थी अब उसको भी दूर किया जाएगा क्योंकि 2 प्लांट को मंजूरी दे दी गई है। तो देखिए योगी कैबिनेट में कुल 17 प्रस्ताव ऐसे हैं जिन्हें पास किया गया है और बिजली की किल्लत दूर होगी जिसके लिए 2 प्लांट को मंजूरी दी गई है। तो मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर की रोड को भी चौड़ा किया जाएगा। तो विपक्षी एकता को भले ही लोग कामयाब कह रहे हैं और इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार के प्रयासों की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि विपक्षी एकता ना बन पाने के पीछे कई कारण हैं। कभी अध्यादेश पर अरविंद केजरीवाल मुखर होकर विपक्षियों का समर्थन नहीं मिलने पर विपक्षी एकता से इशारों इशारों में दूर होने की बात करते हैं, तो कभी दिल्ली की सड़कों पर पानी भरता देख आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल देखने को मिलता है। जबकि बंगाल हिंसा पर भी ममता बनर्जी से खासी नाराजगी विपक्षी दलों ने खुलकर तो नहीं लेकिन गुपचुप तरीके से जाहिर की है। तो देखिए विपक्षी एकता की बात तो इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और हर तरफ विपक्षी एकता को मजबूत दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हर एक बीतते दिन के साथ विपक्षी एकता को बरकरार रखना हर एक राज्य के लिए चुनौती बनता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में बारिश से हालात पैदा हुए उस बीच कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आए हैं। तो वहीं बंगाल में जिस तरीके से पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की तस्वीरें और खबरें देखने को मिली थी, तो विपक्षी दलों ने खुलकर तो नहीं लेकिन गुपचुप तरीके से इस पूरे मसले को लेकर नाराजगी जाहिर की है। तो देखिए महाराष्ट्र में शिंदे गुट में जो भी विवाद चल रहा है उसके बाद बिहार में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आने की कयास लगाए जा रहे हैं कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा कि विपक्षी एकता कितनी ज्यादा
चुरुस्त है और तंदुरुस्त है, लेकिन फिलहाल की जो मौजूदा राजनीतिक परिवेश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं विपक्षी एकता पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, विपक्षी एकता की बात तो की जा रही है, चारों तरफ की विपक्षी एकता मजबूत है और हर एक विपक्षी दल एकजुट है, लेकिन अगर हम मौजूदा राजनीति की बात करें तो अलग थलग पड़े हुए अभी भी राजनीतिक दल नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके देखा जाए तो सभी विपक्षी पार्टियों ने अपना एक मंच बनाने का प्रयास किया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। और देखा जाए तो सभी विपक्षी दल, चाहे वो बात करें महाराष्ट्र के राजनीतिक दल हो या फिर दक्षिण के राजनीतिक दल हो, तमाम जो विपक्षी दल है एक मंच पे आए और मुखर होकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध किया। और सिर्फ एक मुद्दे पर सभी एक साथ आए कि इस बार मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन अगर बात करें तो लगातार केंद्र की सरकार इस मुद्दे को टैकल कर रही है। कोई न कोई ऐसा सिफुगा छोड़ा जा रहा है जिससे विपक्षी एकता अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रही है। अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे कई राजनीतिक दल ऐसे हैं जो समर्थन दे चुके हैं, वहीं कई राजनीतिक दल इस पूरे मामले का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब विपक्षी एकता की बात करते हैं तो तमाम ऐसे राजनीतिक मुद्दों पर इनकी राय अलग थलग हो जाती है। अगर बात चूंकि ये जो महागठबंधन की बात है वो बिहार से शुरू हुई, तो मामले को बिहार से जानना शुरू करते हैं कि आखिर क्या बात है। प्रोफेसर चंद्रशेखर बिहार के सरकार में राजद कोटे से मंत्री हैं। नीतीश कुमार को वो फूटे नहीं सुहा रहे हैं कि जिस प्रकार से रामचरितमानस पर उन्होंने जनवरी में बयान दिया था, तमाम छिछालेदार हुई थी, उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको तलब किया था। इसके बाद अगर बात की जाए तेजस्वी यादव के सपोर्ट में आए थे, फिर एक IAS अधिकारी को उनके पीछे लगा दिया गया। उसके बाद से लगातार उस IAS अधिकारी ने उनको उनकी हैसियत बताया है। उनके मुख्य सचिव तक को हर एक कॉलेज और स्कूली संस्थानों में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया। तो इस तरीके से नीतीश कुमार उनको कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत की बात कीजिए तो शरद पवार का गुट अलग थलग हो गया। अजीत पवार शिंदे सरकार में डिप्टी CM बन गए 9 विधायक लेके। उसके बाद अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी और रालोद का भी गठबंधन जो है वो अलग थलग होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए विवेक, अगर हम दिल्ली की मौजूदा बात करें तो जिस तरीके से जलभराव की तस्वीरें दिल्ली में सामने आई, तो इस दौरान आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती हुई नजर आई। देखिए अध्यादेश के खिलाफ पहले ही अरविंद केजरीवाल कह चुके हैं कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो विपक्षी दलों की जो एकजुटता की बात कही जा रही है वो उससे अलग हो सकते हैं। जी बिल्कुल, जब पटना में ये बैठक आयोजित हुई थी तो आम आदमी पार्टी ने ये मुद्दा उठाया था कि हमको अध्यादेश के खिलाफ ये समर्थन सभी विपक्षी पार्टियों का चाहिए। इस पे बाकायदा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह सदन का मामला है और जब दिल्ली में सदन की कार्रवाई शुरू होगी इस बात पे चर्चा उस समय की जाएगी। अभी फिलहाल सब एकजुट हुए हैं कि किस प्रकार से केंद्र सरकार की गलत नीतियों को जनता तक पहुंचाना है और आने वाले चुनाव में इस सरकार को केंद्र की राजनीति से उखाड़ कर फेंक देना है। लेकिन इसके पहले ही कांग्रेस ये स्पष्ट कर चुकी थी कि जो मामला ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का है वो इसके पहले भी केंद्र सरकार के अधीन था। कांग्रेस की भी सरकार थी तो फैसले केंद्र लेती थी और सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये फैसला केंद्र सरकार के अधीन किया था। उसके बाद से लगातार ये फैसला केंद्र सरकार के पास ही रखा गया। जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं उन्होंने इस फैसले को केंद्र सरकार के ऊपर ही छोड़ा है। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने भले ही आम आदमी पार्टी के पक्ष में फैसला दिया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने फिर अध्यादेश लाकर इस मामले को पलट दिया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा सपोर्ट की जरूरत है जो उसको कहीं से भी मिलते हुए नहीं देखा जा सकता है। अगर बात करें तो जिस प्रकार से अलग अलग प्रदेशों में जो विपक्षी पार्टियां हैं वहां के अलग अलग मुद्दों से अपनी एक राय नहीं रखती हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर दो राय हैं लोगों की, अलग अलग ये सारे विपक्षी पार्टी अलग अलग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो विपक्षी एकता की बात हो रही है वो बिल्कुल अलग थलग हो जाती है। अगर बात करें कांग्रेस की सबसे बड़ा आखिर वो खतरा क्या है जो विपक्षी दलों पर सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। देखिए विपक्षी एकता की बात जोरों शोरों से हो रही है और लगातार हर एक जो विपक्षी दल है वो खुद को एक साथ दिखाने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आखिरकार वो सबसे बड़ा खतरा क्या है जो विपक्षी दलों पर इस वक्त मंडरा रहा है?
देखिए, अगर विपक्ष को एकजुट होना है तो उसको एक माले की तरह एक सूत्र में पिरो के आना होगा, उसके बाद ही जनता का हार जो है विपक्ष तक पहुंचेगा। लेकिन देखा जाए तो इस माले की जो अलग अलग कड़ियां हैं वो टूटती हुई देखी जा सकती है। जिस प्रकार से एनसीपी के दो फाड़ हुए और एनसीपी से अलग होकर अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम बन गए, वहां बंगाल में हिंसा हो रही है। केंद्र सरकार और बात करें तो कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, बंगाल के अध्यक्ष, वो लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रहे हैं। वहां राजद जदयू की अलग लड़ाई चल रही है, राजद के नेता जदयू की नेता बयानबाजी चल रहे हैं। तो बात तो हो रही है विपक्षी एकता की, समरसता की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे रीजनल मुद्दे हैं जिन पर ये विपक्षी एकता काम नहीं कर रहे हैं। वहाँ ये बिल्कुल सही कहा आपने विवेक। देखिए, जिस तरीके से विपक्षी एकता पर भारतीय जनता पार्टी यही शुरुआत से कहती हुई दिखाई दे रही थी कि जितनी आसानी से ये सभी दल एक साथ होकर और एक साथ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे समय बीतेगा तो विपक्षी एकता की तस्वीरें सामने आ जाएंगी, और जो कि अब धीरे धीरे सामने आने भी लगी है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, विपक्षी एकता पर अब संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि केंद्र स्तर पर भले ही विपक्षी एकता की बात साकार हो सके, लेकिन जिस तरीके से हर एक प्रदेश में सभी विपक्षी दल एक दूसरे के आमने सामने फिलहाल नजर आ रहे हैं, टकराते हुए नजर आ रहे हैं, तो विपक्षी एकता की बात को कहना फिलहाल हर एक पार्टी के लिए मुनासिब नहीं लग रहा है। यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले सांसदों को कई मानकों पर कसा जा रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश भाजपा के कई सांसदों के लिए संकेत सुखद नहीं है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। जनसंपर्क अभियान को भी इसका आधार बनाया जा रहा है। पार्टी स्तर पर महाजनसंपर्क अभियान के बाद 10 से 15 सांसदों के टिकट कट सकते हैं, और सांसदों की खराब सर्वे रिपोर्ट और फीडबैक मिलने पर अब पार्टी नेतृत्व भी सख्त हो गया है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के हिस्से में 7 सीटें भी जा सकती है। तो देखिए, 2024 के चुनाव से पहले ये कहा जा रहा है कि कई सांसद ऐसे हैं जो 24 की रेस से ही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि महासंपर्क अभियान के जरिए जो सांसद है उनकी लोकप्रियता को भांपने का प्रयास कर रही भारतीय जनता पार्टी अपने कई सांसदों से बेहद नाराज नजर आई है। रिपोर्ट कार्ड भी कहा जा रहा है तैयार हो गया है। ऐसे में 6 से 7 सांसद ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनका टिकट कटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। रुक करते हैं विभांशु का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, महासंपर्क अभियान के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों की लोकप्रियता का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी। ऐसे में कहा जा रहा है कि 6 से 7 सांसद ऐसे हैं जो बीजेपी के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन सांसदों का नाम फिलहाल क्या सामने आ पा रहा है विभांशु? जी मुस्कान, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 1 जून से अब 1 जुलाई तक महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया था, जिसके बाद कोर कमेटी की बैठक होती है। बैठक में ये तय किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभियान था वो जहां सफल नहीं रहा है, उस उद्देश्य से इस अभियान को 15 दिन के लिए और एक्सटेंड किया जाता है, और 15 जुलाई तक कहीं ना कहीं अभियान अब चल रहा है प्रदेश और देश के अंदर में। उसी क्रम में आपको बता दें कि देश भर में अलग अलग राज्यों में तमाम सांसदों के द्वारा महाजनसंपर्क अभियान के तहत टिफिन सम्मेलन, प्रबुद्ध सम्मेलन और भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग जो प्रकोष्ठ हैं उसके सम्मेलनों को रखा गया। इस दौरान जिस क्षेत्र में जुटान देखने को नहीं मिला है, ऐसे सांसदों को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस अभियान के माध्यम से एक सर्वे की है। सर्वे के आधार पर बीजेपी ये निकाली है कि लगभग 2 दर्जन से अधिक सांसदों के नाम कहीं ना कहीं के दिल्ली दरबार और प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय भेजे गए हैं। अगर बात की जाए मुस्कान नामों की, तो कुशीनगर के सांसद विजय दुबे कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट पाते हुए नजर नहीं आएंगे। और वहां से अगर बात की जाए तो कांग्रेस से बागी होकर आए आरपीएन सिंह चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो ऐसे तमाम क्षेत्र है, खासकर अवध क्षेत्र के ऐसी कई सीटें हैं जहां पर तमाम ऐसे नेताओं को जो महाजनसंपर्क अभियान में विफल रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग रहे हैं,
भीड़ का जुटान नहीं कर सके हैं, ऐसे सांसदों पर कहीं ना कहीं केंद्रीय बीजेपी की कार्यालय जो है वो पूरी रूपरेखा देखी है, पूरी रिपोर्ट देखी है, उस आधार पर टिकट काटते हुए नजर आएगी। मुस्कान, अगर बात की जाए तो अवध क्षेत्र के अलावा पश्चिम से भी तमाम ऐसे नेता हैं, सांसद हैं जिनके नामों का कहीं ना कहीं सूचना के केंद्रीय बीजेपी को और साथ ही साथ राज्य बीजेपी कार्यालय को गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों पर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दांव लगा सकती है। अगर बात की जाए तो सरकार के पूर्व मंत्री चिकित्सा मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर पार्टी दांव लगा सकती है। साथ ही देवरिया सदर के विधायक सलभमणि त्रिपाठी पर देवरिया की लोकसभा सीट से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर देवरिया के सांसद की बात करें रमापति त्रिपाठी, तो वो कहीं ना कहीं महाजनसंपर्क अभियान को बेहतर ढंग से आयोजित नहीं कर सके हैं, जिसके बाद उनके नामों की चर्चाएं तेज हो गई है कि उनका टिकट कट सकता है। साथ ही अगर बात की जाए तो जितिन प्रसाद और तमाम ऐसे के उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं जो माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा में कहीं ना कहीं सांसद के प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उन पर दांव लगा सकती है। इसी रेस में उत्तर प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान भी इस रेस में कहीं ना कहीं आगे है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2 दर्जनों की गुप्त लिस्ट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्र कार्यालय पहुंची है, राज्य कार्यालय पहुंची है, और बीते दिन हर एक प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाकर और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहीं ना कहीं एक ब्रीफिंग लेते हैं, एक समरी लेते हैं महाजनसंपर्क अभियान को। उसके आधार पर तमाम सांसदों के देश भर में टिकट कटेंगे और उत्तर प्रदेश से माना जा रहा है मुस्कान लगभग 2 दर्जन सांसदों के टिकट कट सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। देखिए विभांशु, अभी आपने जिक्र किया कि कई विधायकों को भी मौका मिल सकता है। अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए इस बार की अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 80 का लक्ष्य तो निर्धारित किया है, ऐसे में विधायकों की दावेदारी कितनी मजबूत मानी जा रही है अगर हम सांसदों से कंपेयर करें तो? अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोकप्रिय चेहरे को उतारना चाहती है जो कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर में, देश के अंदर में एक बेहतर छवि बनाए हैं और कहीं ना कहीं उनके पास एक जनाधार है। ऐसे मंत्रियों पर, ऐसे विधायकों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश के अंदर में दांव खेल सकती है। अगर बात की जाए तो देवरिया के सदर के विधायक सलभमणि त्रिपाठी कहीं ना कहीं देखे तो मुख्यमंत्री के मीडिया प्रभारी रहे हैं, और अभी फिलहाल में बात की जाए तो देवरिया सदर से विधायक है, उनके नामों की चर्चाएं तेज हैं और प्रदेश में वो एक लोकप्रिय चेहरे हैं। ठीक है। देखिए विभांशु, ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के हिस्से में कुल 7 सीटें भी जा सकती हैं, ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही है। वो कौन कौन सी सीटें हो सकती है विभांशु जो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में गठबंधन दलों को देंगी? जी बिल्कुल, अभी अगर बात की जाए तो बीजेपी इसको लेकर लगातार बैठक कर रही है। अपने तमाम जो घटक दल है एनडीए के अंदर में उनके साथ कहीं ना कहीं चर्चा करेगी और घटक दलों के द्वारा प्रस्ताव दिया जाएगा कि इस जगहों पर, इस सीट पर हम कहीं ना कहीं मजबूत हैं, जिसके बाद बीजेपी इस बात को तय करेगी। मगर माना जा रहा है कि मिर्जापुर और खासकर जो पठार वाले इलाके हैं जहां अपना दल एस का वर्चस्व है, ऐसे सीटों पर कहीं ना कहीं अपना दल को 5 सीटें लगभग माना जा रहा है कि बीजेपी देगी। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के कहीं ना कहीं एक लोकप्रिय दल निषाद पार्टी को भी कहीं ना कहीं 2 सीटें मिल सकती है। तो ऐसे में लगभग 7 सीटें। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम अपडेट पहुंचाने के लिए। तो देखिए वहीं यूपी के सभी 17 नगर निगमों में हाउस टैक्स और लाइसेंस शुल्क बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। नगर निगमों की खराब माली हालत को देखते हुए सरकार इनकी आय को बढ़ाने में जुट गई है और यूपी की 17 नगर निगम इस वक्त बेहद घाटे में चल रही है, जिसको देखते हुए हाउस टैक्स, डोर टू डोर कलेक्शन का यूजर चार्ज भी बढ़ाया जाएगा। तो देखिए 17 नगर निगमों में अब टैक्स को बढ़ाए जाने की तैयारी है और अब इसका सीधा जो बोझ है वो जनता की जेब
जेब पर पड़ेगा। देखिए, पहले ही जनता महंगाई की मार झेल रही है, ऐसे में अब एक बार फिर से नगर निगम अपने सारे टैक्सेस को बढ़ाएगा, चाहे वो हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, क्योंकि लगातार जो नगर निगम है वो घाटे में चल रही है और इसी जो कर्ज है इससे उबरने के लिए अब आम जनता की जेब पर असर डालती हुई सभी नगर निगम नजर आएंगी। तो देखिए, नगर निगम की बदहाली की वजह से ही अब जो बोझ है वो जनता पर पड़ेगा, क्योंकि देखिए जनता पर हाउस टैक्स, वाटर टैक्स समेत तमाम कई ऐसे टैक्स है जिस पर शुल्क बढ़ाया जा सकता है और कहा जा रहा है कि सभी की सभी 17 नगर निगम में टैक्स बढ़ेगा। और हाल ही में नगर निगम बनी शाहजहांपुर, जहां पर अर्चना वर्मा पहली बार मेयर बनी है, उस नगर निगम पर भी टैक्स को बढ़ाए जाने की उम्मीद है। रुक करते हैं सुहानी का, जो इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सुहानी, नगर निगम अब टैक्स बढ़ाने की तैयारी कर रहा है और सभी 17 नगर निगमों में टैक्स बढ़ाया जाएगा। आम जनता की जेब पर कितना असर पड़ेगा सुहानी टैक्स बढ़ने से? जी मुस्कान, जैसे कि बता दें, उत्तर प्रदेश के नगर निगम की जो वित्तीय स्थिति है काफ़ी खराब स्थिति में चल रही है। लखनऊ की बात करें या 17 नगर निगम जो है वो पूरी तरह से घाटे में है। लखनऊ की जो नगर निगम है वो 300 करोड़ के घाटे देनदारी में चल रही है और लखनऊ विकास के जो कार्य है वो भी सही ढंग से नहीं चल रहा है और साथ ही जो जरूरी काम है वो भी नहीं चल रहा है। अब वही नगर विकास के जो सचिव है वो अब अमृत अभिजात पर उन्होंने 5 जुलाई को एक आदेश जारी किया। उनका कहना है कि नई तकनीकी के साथ शहरी क्षेत्रों का जो हाउस टैक्स है और लाइसेंस शुल्क को पूर्ण निरीक्षित किया जाए और उसका रिपोर्ट जो है नगर निगम के सदन में भेज शासन को सौंपा जाएगा। और ये आपको बता दें कि ये जो डेट बताए हैं वो साथ उनका कहना है कि 20 जुलाई तक उनको ये जो बैठक है वो हो सकती है और शासन को रिपोर्ट सौंपा जाएगा। अगर शासन चाहेगा तभी जाके ये जो नई जो दरें है हाउस टैक्स का वो आपका फैसला आ सकता है। लेकिन देखिए सुहानी, अब बड़ी और अहम बात ये हो जाती है कि जनता पहले ही सारे टैक्सेस दे रही है, चाहे वो हाउस टैक्स हो, वाटर टैक्स हो, उसके बाद भी जनता को सुविधाएं दुरुस्त नहीं मिलती है। देखिए ना तो पानी समय से आता है, सड़कों पर गड्ढे हैं, जलभराव की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में टैक्स बढ़ाने से क्या जनता को इसका कोई लाभ भी मिलेगा कि हर बार की तरह सिर्फ खाना पूर्ति का काम अधिकारी करेंगे? जी मुस्कान, आपको बता दें जैसे कि बात अभी अमृत अभिजात से के साल में ही हुआ था। उनके साफ तरफ ये कहना है कि जिस तरह से हम लोग जो टैक्स लेते हैं उसे कहीं ना कहीं जो है नगर निगम पे बहुत ज़्यादा जो घाटे में पड़ जाता है। लेकिन जैसे भी जो हमारी जनता, जो जितने भी आम जनता है वो हाउस टैक्स देती है। जब बात करें हाउस टैक्स की तो लखनऊ में जो पॉश इलाके हैं वो 1000 वर्ग फुट के 2000 रुपये देते हैं और जो नॉर्मल इलाके होते हैं वो 1200 रुपये देते हैं। लेकिन जब अगर हाउस टैक्स लग जाएगा तो 4000 बढ़ जाएगा। लेकिन जो हम लोग की सुविधाएं देने की बात की जाए तो जिस तरह से बाढ़ आया था या यूँ कहे बरसात में जो नालियाँ और सीवर बढ़ जाती है उसकी बात पर अमृत अभिजात ने साफ तौर पे कहा था कि इस बार जो सुविधाएं हैं मूल रूप से मिलेगा, लेकिन जो हम घाटे में हैं उसकी पहले खाना पूर्ति कर दी जाए। लेकिन अब जो सुविधाएं है वो पूरी तरह से दिया जाएगा। और इस पे से जो है बैठकें भी कितनी बार हो चुकी है। बात करें सुबह की प्रधानमंत्री जो हमारे मुख्यमंत्री मोदी जी है वो भी इस पर कई बार बैठकें कर चुके हैं और अपने अधिकारियों से बात भी किए हैं। जब 2014 में जब इसकी बढ़ाया गया था जो हाउस टैक्स, उस पर लेके उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि अभी जो है हाउस टैक्स नहीं बढ़ेगा और जो पहले दरें हैं उस पर ही चलेगा, क्योंकि महंगाई को देखते हुए जो है बीजेपी सरकार जो है हाउस टैक्स और जो लाइसेंस शुल्क है उसे बढ़ाना नहीं चाहती। अब देखना ये होगा कि 20 जुलाई को जो शासन को जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी क्या वो हाउस टैक्स बढ़ाते या नहीं बढ़ाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा मुस्कान। लेकिन जिस तरह से जो घाटे में चल रही है नगर निगम उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो है, लेकिन देखिए सुहानी, जनता तो टैक्स समय से भरती है, आखिर ऐसे में नगर निगम घाटे में चल कैसे रहा है? क्योंकि 300 करोड़ का भी आपने घाटे का जिक्र किया, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। तो ये जो घाटा है ये साल 2 साल या 10 साल का तो होगा नहीं। इतने लंबे समय से अगर नगर निगम घाटे में है तो आखिर कोई रास्ता बीच का क्यों नहीं निकाला गया? जी मुस्कान, बता दें कि कहीं ना कहीं जैसे बात हो रही है, जब आपने बात कहा कि घाटे में चल रही है तो इस पर कई बार जो हमारे सुबह के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ इस पर बैठकें किए। उनका साफ तौर पे कहना है कि आखिर ये जब जनता अपना टैक्स दे रही है तो आखिर ये कहाँ जा रहा है इनका पैसा, और इसके लेकर कई बैठकें भी कर चुके हैं योगी आदित्यनाथ। और साथ ही जो अधिकारी है उन पर भी कई बार कार्रवाई और कड़ी कार्रवाई और बैठकें किए हैं। लेकिन आखिर पैसा कहाँ जा रहा है इसको लेकर भी कई बार चर्चा हो चुका है। लेकिन जब बात आ रही है नगर निगम
निगम की जो सुविधाएं हैं वो आपने सही कहा, वाकई में कहा कि इसे जो सुविधाएं हैं पूरी तरह से नहीं मिलती है और इसे लेकर अब जो योगी आदित्यनाथ ने बैठकें भी किए हैं। अब ये देखा जाएगा कि आखिर क्या फैसला जो है 20 जुलाई को आता है, क्या जो शासन है उस पर यह फैसला सुनाएगी या पुरानी दरें पे ही जो है हाउस टैक्स और जो लाइसेंस शुल्क चलेगा। अब इसका जो बीच का रास्ता है बिल्कुल वो तो सुहानी, अब तो 20 तारीख का ही इंतजार करना पड़ेगा, तभी वाकई में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जनता की जेब पर कितना असर पड़ता है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 17 नगर निगमों में टैक्स बढ़ाने की बात की जा रही है, तो नगर निगम की बदहाली की तस्वीरें तो लगातार सामने आती हैं। ना लोगों को व्यवस्थाएं मिल पाती हैं, सड़कों पर गड्ढे बने होते हैं, जलभराव से भी जनता परेशान होती है। उसके बावजूद भी अब हर एक तरीके के टैक्स को बढ़ाने की तो बात की जा रही है, लेकिन जो जनता है उसका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाएं तो हमें मिलती नहीं है, सीधा जो बोझ है वो हमारी जेबों पर डालती हुई सरकार नजर आ रही है। तो 4 बजे की 4 बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।